हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित सिंघल और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि F9 टॉपिक का F9 जो पेपर है ACCA का, उसके अंदर हमने कैपिटल बजटिंग जो है इन्वेस्टमेंट डिस्टेंस जिसे बोलते हैं वो हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बताइए उसका, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह यहाँ पे आपको इनिशियल कॉस्ट या फिर एवरेज जो है वो वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल कॉस्ट जो निकलता है स्टार्टिंग में, जो असेट की कॉस्ट होती है वो, या एवरेज कैपिटल कॉस्ट मतलब असेट की जो स्टार्टिंग में कॉस्ट है वो प्लस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट आपको इस चैप्टर में मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली EBT भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBDT। ठीक है, EBDT माइनस डेप्रिसिएशन EBIT होता है एग्जैक्टली। और आपको एक मजे की बात बताऊं तो ये EBDT नहीं होता रियल में, ये होता है रियल में EBDIT अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हम क्या लूज लैंग्वेज में इसको लिख देते हैं EBDT। ठीक है, तो ऐसे होता है सब चीज़ें। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, मतलब पहले डेप्रिसिएशन लेस होता है, लेकिन हमें इसी तरीके से यूज़ करने हैं वर्ड्स जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, फिर टैक्स लेस कर दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। डेप्रिसिएशन हमने लेस करने और ऐड करने का लॉजिक सीखा था कि डेप्रिसिएशन लेस करके ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट। पहले हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है फिर ऐड करना है, इससे हमारा टैक्स के अंदर सेविंग्स हो जाती है। उस सेविंग्स को हम टैक्स शील्ड भी बोलते हैं और टैक्स बेनिफिट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके 2 क्वेश्चंस करे थे, आपको बताया था TU1 TU2 कापलान के दोनों क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, हमने बोला था कि डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये अर्निंग बिफोर जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स ले रहा है, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन लेस है पहले से ही। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, उसको लेस कर दिया तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। तो अकाउंटिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करना से दिक्कत ये हो जाती है कि डेप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो ये इशू है। ठीक है, इसमें फिर हम टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो कंसिडर नहीं करते, मतलब एक कॉन्सेप्ट आएगा बाद में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी आने वाला है, अगले चैप्टर से वही डिस्कस करेंगे। फिर प्रोजेक्ट की लाइफ भी कंसिडर नहीं होती, और ये सिंपल है, फ़ायदा ये है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं। अब हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, आज की ये हमने एक 2-3 मिनट का जो है रिवीजन ले लिया पहले का फटाफट से। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे संक कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और एलोकेटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं। ठीक है, और इनका क्या ट्रीटमेंट करना है कैपिटल बजटिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, चलिए, हमेशा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हमेशा हमें कौन सी कॉस्ट लेनी होती है, रेलेवेंट कॉस्ट लेनी होती है। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि एक असेट है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर रिटर्न अच्छा मिला तो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरी असेट ढूंढेंगे। ठीक है, या फिर उस असेट में तो नहीं करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम मिल रहा है। तो रिलेवेंट कॉस्ट ही डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आती है। तो कुछ कॉस्ट होती है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट जैसे संक कॉस्ट। संक कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, वो कॉस्ट जो डूब गई मतलब ये कॉस्ट पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है, ये कॉस्ट अब इररिकवरेबल है, रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए इसका डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं है। ठीक है, वो कॉस्ट जो पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है, इररिकवरेबल है, और इसका डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं है। जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस परचेज कर लिया,
आपने 12th पास करी, आपने सोचा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, उस यूनिवर्सिटी का आपने एक प्रोस्पेक्टस परचेज कर लिया। अब आप उस प्रोस्पेक्टस परचेज करने के बाद, ठीक है, अब आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या नहीं लो, एडमिशन लो या नहीं लो, ठीक है, आपको उस प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट को इग्नोर कर देना है। जो प्रोस्पेक्टस की आपने ऊपर जो परचेज करते समय जो एक्सपेंडिचर पे किया है उसको इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट की रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब ये इररिकवरेबल कॉस्ट है। कभी भी कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपको वो प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट रिफंड नहीं करेंगे। तो कभी भी डिसीजन मेकिंग करते समय आपको ये प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं संक कॉस्ट। और एग्जांपल, अब जैसे आपने कोई सपोज करो आप है ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो। टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी ने नैनो लॉन्च करी, ठीक है, अब तो खैर बंद भी हो गई। नैनो लॉन्च जब करी थी, ठीक है, नैनो जो कार थी वो लॉन्च करी थी, तो टाटा ने पहले उसके पहले रिसर्च करवाई कि मार्केट के अंदर कि क्या लोग ऐसी कार जो है वो परचेज करने चाहेंगे जिसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख से कम हो या 1 लाख तक हो, ठीक है। तो टाटा ने रिसर्च करी, मार्केट में रिसर्च कराई। तो मार्केट में रिसर्च कराने में लोगों से पूछा गया कि भाई आप ऐसी कार परचेज करना चाहेंगे जिसकी 1 लाख से कॉस्ट कम हो। तो रिसर्च कराने में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, अब टाटा कंपनी जो है फ्यूचर में चाहे नैनो बनाए या नहीं बनाए, ये रिसर्च की जो कॉस्ट थी, ठीक है, जो भी रिसर्च की कॉस्ट लगी, सपोज करो रिसर्च की कॉस्ट 40,000 लग गई, एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे छोटा सा अमाउंट है बहुत, 40,000 जो लग गई, जो रिसर्च की कॉस्ट लग गई, ये क्या है, ये रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं संक कॉस्ट। तो जनरली जब भी कंपनी है ना मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो मार्केट से एक रिसर्च करवाती है, सर्वे करवाती है। तो वो चाहे प्रोडक्ट लॉन्च करे या नहीं करे, वो सर्वे करवाने के बाद उस सर्वे की कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने कुछ बहुत साल पहले, 10 साल पहले एक लैंड एक्वायर करी थी, ठीक है, उसको आपने 50 लाख में एक्वायर किया था। अब आप उस लैंड पे ये आपने लैंड एक्वायर करी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50 लाख थी 10 साल पहले। अब आप उस लैंड पे एक होटल डालने जा रहे हो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से 50 लाख की जो कॉस्ट है वो इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये 10 साल पहले आप इनकर्ड कर चुके हो, ये वापस तो आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब क्या मिलने वाला है वापस, वो हम बाद में देखेंगे कि भाई क्या मिल सकता है इससे वापस, है ना। वो हम देखेंगे कि इसमें असेट की जो, लैंड की जो सेलिंग प्राइस होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, वो रिलेवेंट होगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक रहेगा फिर। भाई आज इसकी कोई ना कोई सेलिंग प्राइस होगी ना इस लैंड की, तो आपके माइंड में वो भी आएगा, सर उसका क्या करेंगे। तो उसका ये करते हैं कि वो रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? सेलिंग प्राइस असेट की आज, लैंड की सेलिंग प्राइस जो आज चल रही है, लेकिन वो क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ऐसे ही होती है संक कॉस्ट की तरह, एक होती है कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब, कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट मतलब वो हम जैसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, हमें पूरा करना ही पड़ेगा, वो कमिटमेंट होता है। तो कमिटेड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो हमें पे करनी ही पड़ेगी। तो बताओ ये कॉस्ट रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? भाई जब पे करनी ही पड़ेगी, आपने कमिटमेंट कर ही रखा है, तो ये कॉस्ट क्या हो जाती है? इररिलेवेंट हो जाती है। मतलब चाहे आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप पीछे हट जाओ, मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करो। ये प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब जिससे हमें कुछ फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना असेट परचेज करते हैं, तो असेट की जगह वर्ड क्या यूज ले लेते हैं कई बार? प्रोजेक्ट।
इस चैप्टर में क्या हम परचेज करने जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसी चीज़ें परचेज करने जा रहे हैं। फर्नीचर तो नहीं, खैर प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसे बोलते हैं, तो उसे कई बार प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो हमें कमिट कर चुके हैं, भैया देनी ही देनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी कॉस्ट क्या होती है, इररिलेवेंट होती है, इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है क्यों, जब हमने ठान ही रखा है कि भाई पे करनी ही है तो फिर इसको इग्नोर कर दो। सर ये सब काम आता है क्या, बहुत ज़्यादा काम में आता है ना। ठीक है, अब देखो जैसे कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड आर नॉट रेलिवेंट टू करंट डिस्टेंस। अब जैसे कंपनी ने कोई नॉन रिटर्नेबल डिपॉजिट पे कर दिया कहीं पे डाउन पेमेंट के लिए। अब जैसे आपने मशीन परचेज करी है ना, तो कई बार होता है ना, जैसे अपन मान लो घर में एक कार परचेज करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा ही रियल एग्जांपल। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उसने कार परचेज करने का सोचा है ना। ठीक है, उसने सोचा, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 5 लाख की कार परचेज करनी है और उसने जाके जो है 4,000 की जो है डाउन पेमेंट दे दी। डाउन पेमेंट भी नहीं, मतलब एक एडवांस दे दिया ताकि ये कार की बुकिंग करवा ली, आप सिंपल ये समझो। ठीक है, बाद में उसका इस कार को परचेज करने का मूड बदल गया। इसने बोला यार ये कार नहीं परचेज करेंगे, दूसरी कार परचेज करेंगे। सपोज करो उसकी कॉस्ट है 6 लाख। ठीक है, और वो किसी दूसरे कंपनी के पास कार परचेज करने चला गया, दूसरी है ना 6 लाख की। अब आप ये भी जो बताओ, ये जो पुरानी कार पे उसने 4,000 का डाउन पेमेंट किया था, क्या ये रिकवर हो जाएगा क्या? नहीं, उसने मना कर दिया रिकवर देने से वापस। जिससे पहले कार की बुकिंग करवाई थी उसने मना कर दिया, बोला 4,000 का डाउन पेमेंट नहीं मिलेगा, पहले एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो बताओ ये क्या है, ये एक संक कॉस्ट है हमारी। ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं होती है क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकती है। ठीक है ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख रखा है कि कमिटेड कॉस्ट का। कमिटेड कॉस्ट मतलब जो इनकर्ड होगा ही होगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो जनरली फिक्स कॉस्ट होती है, वो कमिटेड कॉस्ट होती है। ठीक है, जो पे करनी ही करनी है। तो फिर उस केस में अगर वो कमिटेड कॉस्ट है तो फिर हम उसे इग्नोर कर देंगे। मतलब हमें कौन सी कॉस्ट कुल मिला के कंसिडर करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, सुनना देखो इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है कि अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो वो कॉस्ट लगेगी, अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी। वो कौन सी कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है, सिंपल। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या ये कंसिडर होती है? हाँ, ये कंसिडर होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब जैसे आप क्लास में भी बैठ के, मतलब क्लास में क्या अपने घर पे बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, और ये लेक्चर सपोज करो 30 मिनट्स का है। तो अगर आप ये 30 मिनट्स मेरा लेक्चर नहीं सुनते तो आप 30 मिनट्स कुछ और काम करते, बट वो आप काम नहीं कर पाए बिकॉज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, क्लास सुन रहे हो F9 की। तो पता है ये कौन सी कॉस्ट है आपकी, ये जो 30 मिनट्स आपके लॉस्ट हो गए क्लास सुनने की वजह से। ठीक है, जिसमें आप कुछ और काम कर सकते थे, तो वो जो कुछ और काम कर सकते थे वो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज करो आप 30 मिनट्स है ना जो है आपका एक्सरसाइज का टाइम था तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और क्या, जैसे मैंने वो लैंड वाला एग्जांपल दिया था, आपने लैंड परचेज करी 10 ईयर्स बैक। ठीक है, 10 साल पहले आपने लैंड परचेज करी, सपोज करो 1 करोड़ की, और आज आप उस लैंड पे होटल बनाने का सोच रहे हो। ठीक है, तो ये होटल भी तो एक एसेट ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सुनना देखो, ये जो 10 ईयर्स बैक आपने जो लैंड परचेज करी थी 1 करोड़ की कॉस्ट थी, ये रिलेवेंट है या नहीं है? ये रिलेवेंट नहीं है, ये संक कॉस्ट है। लेकिन अगर आप ये होटल नहीं बनाओ, अगर आप ये होटल नहीं बनाओगे तो आप इस लैंड को बेच सकते हो 5 करोड़ के अंदर। आज वैल्यू बढ़ गई लैंड की, है ना। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ गई लैंड की। तो पहले आपने 1 करोड़ में खरीदी थी, आज उसको आप बेच सकते हो 5 करोड़ के अंदर, होटल नहीं बनाओ तो ये पता है आपकी क्या बन जाएगी, 5 करोड़, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। सर इसको हम कंसिडर करेंगे, हाँ,
क्योंकि हम इस लैंड को अगर आज होटल में यूज़ नहीं लेते तो हम इसको बेच सकते थे, वो भी कितने में, 5 करोड़ के अंदर। तो वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे ही सोचो आप। अब आपकी एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ठीक है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका काम है सपोज करो घरों में कंस्ट्रक्शन करना, घरों के या फिर शॉपिंग मॉल्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो उसकी एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जो उसमें लेबर्स काम में आ रही है। ठीक है, मैं जानबूझ के बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं कर रहा फालतू में आपको, क्योंकि कितना भी घुमा सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी से जो चीज़ समझ में आ सकती है वो सबसे बढ़िया रहती है ना। तो साइट में जो लेबर्स है उस साइट पे जो लेबर लगी हुई है, उस लेबर की वजह से आपको जो फायदा हो रहा है साइट से, वो सपोज करो 30,000 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, मैं फिगर देखो रुपये में ले रहा हूँ जानबूझ के, इसको डॉलर में भी लिख सकते हैं और इसको पाउंड में भी लिख सकते हैं और इसको और किसी करेंसी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो एक साइट है जिसमें एक लेबर लगी हुई है और उसकी वजह से 30,000 का बेनिफिट हो रहा है, कुछ लेबर्स लगी हुई है जिसकी वजह से 30,000 का बेनिफिट हो रहा है। अब आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, आपने बोला यार एक और साइट चालू हो रही है, तो मैं क्यों ना ये जो लेबर है इधर से इधर डाइवर्ट कर देता हूं। आप ये बताओ कि जब ये दूसरी साइट जो है कंस्ट्रक्शन की चालू होगी, तो आपको कम से कम कितना बेनिफिट चाहिएगा इस साइट से? कम से कम आपको 30,000 का बेनिफिट चाहिएगा, चाहिए नहीं चाहिए 30,000 का। अगर सेकेंड साइट में आप लेबर जो है फर्स्ट साइट की यूज कर रहे हो, ये फर्स्ट साइट है, इसकी लेबर अगर आप यूज करोगे, इधर ले जाओगे, तो आपको कम से कम 30,000 तो चाहिए ना। अगर 30,000 से कम मिलेंगे सेकेंड साइट में, तो आप बोलोगे यार सेकेंड साइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कम से कम 50,000 40,000 तो मिले, तो ये 30,000 क्या बन जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जो आपको कई बार बोलते हैं ना अपन कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे ही कई लोग है ना, सपोज करो जैसे आप हो, ठीक है, आपने बोला यार कि मेरे को जॉब के अंदर, सपोज करो आपने एक जॉब ज्वाइन करी और आपको जॉब के अंदर 5 लाख का पैकेज मिल गया। ठीक है, साल का, पूरे साल का 5 लाख का पैकेज मिल गया। अब आप कुछ साल जॉब करने के बाद आपके मन में लगा आपको कि यार बिजनेस करना चाहिए खुद का। ठीक है, अब बताओ कम से कम कितना अर्न करना चाहोगे आप उस बिजनेस से? 5 से तो ज़्यादा अर्न करना चाहोगे ना। ठीक है, तो ये मिनिमम जो 5 है ना आपकी, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, अगर आप बिजनेस से हर साल 4 लाख अर्न कर रहे हो, तो ज़्यादा बढ़िया क्या था कि आप जॉब ही करते, क्यों आप बिजनेस में चले। ठीक है, तो फिर ये 5 लाख है जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि कम से कम इतना तो चाहिए। हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करा जाता है। ये जो एग्जांपल है बीपीपी की बुक का है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी है ना बीपीपी, कापलान, अलग अलग तरीके की बुक्स सारी इनकॉर्पोरेट कर रखी है। अगर आप बुक्स पढ़ने में टाइम लगाओगे तो वो फालतू आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, आप सिंपल ये क्वेश्चंस कर लो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना बस केवल आप ये पीपीटी नोट्स देख लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, वीडियोस देख लो, डबल मेहनत मत करो वरना मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। एलोकेटेड ओवरहेड्स आर इररिलेवेंट, इसको इग्नोर करना है। अच्छा, पहली बात तो ओवरहेड क्या होता है वो तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप समझ लो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, ओवरहेड। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है और दूसरी कौन सी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जैसे मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट लेबर बोल रहा हूँ, है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, ओवरहेड्स होता है। ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर देखोगे ये सब चीज़ें क्या बन जाती है, ओवरहेड्स। जैसे आपने F2 या F5 अगर पढ़ा हो तो उन सब में ये पॉइंट नाम तो आते ही रहते हैं, बहुत सिंपल नाम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स होते हैं। अब एलोकेशन क्या होता है, एलोकेशन मतलब डिवाइड करना, एलोकेशन मतलब ओवरहेड्स को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ध्यान सुनना, देखो क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है ना, ओवरहेड्स को, ओवरहेड्स भी 3 टाइप के होते हैं, वैसे हम कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे, ठीक है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होगा। तो जनरली जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उसको कंपनी मशीन आवर्स के बेसिस पे या फिर लेबर आवर्स के बेसिस पे डिवाइड करती है, ठीक है, आपने सुना होगा ये बात। अब जैसे कोई कंपनी है जिसके फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख के हैं, ठीक है, और उसने एस्टिमेट लगाया कि 20,000 मशीन आवर्स होंगे, 1 लाख के ओवरहेड होंगे और 20,000 जो है मशीन आवर्स या लेबर आवर्स होंगे। डिपेंड करता है कि कंपनी मशीन इंसेंटिव है या लेबर इंसेंटिव है, कि कंपनी किससे ज़्यादा काम लेती है, लेबर से कि मशीन से। तो कंपनी की जो 5 रुपये पर आवर जो रेट आ गई, 5 पर आवर, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा F2 5 में। इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट। इस एब्जॉर्प्शन रेट को मुझे हर असेट की या हर लेबर की, जैसे मान लो कोई जॉब चल रही है, कोई काम चल रहा है, ठीक है, अब 5 पर आवर है, ठीक है, 5 पर आवर रेट है, तो 5 पर आवर, और वो जो जॉब आई है, कोई काम आया है, जॉब मतलब कोई काम आया है फैक्ट्री के अंदर, उसमें सपोज करो 10 लेबर आवर्स खर्च होने वाले हैं, ठीक है, मान लो लेबर आवर्स ही है कंपनी के अंदर, लेबर से काम होता है पूरा, ठीक है, ये 20,000 भी लेबर आवर्स थे, 1 लाख के ओवरहेड्स थे, 20,000 आवर्स थे, ठीक है, तो 5 पर आवर रेट आ गई, एब्जॉर्प्शन रेट। अब कंपनी जो है वो 10 आवर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कंपनी की लेबर, तो कंपनी पता क्या करती है, कंपनी बोलती है यार 5 पर आवर रेट है, तो 5 इंटू 10 आवर्स कितना हो जाएगा, 50 को मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, ठीक है, 50 को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मान लेंगे कि ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर आएगा 50 का। ये सारा प्रोसेस आप पहले ही पढ़ चुके होंगे F2 F5 में, केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इन सब ऐसे ओवरहेड्स को बोला जाता है एलोकेटेड ओवरहेड्स, ठीक है, ये जो 50 है इसको बोला जाएगा एलोकेटेड ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बोलती है ये सब हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, एलोकेटेड ओवरहेड्स को हम इग्नोर कर देंगे, हम केवल वो ओवरहेड्स कंसिडर करेंगे जो उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें एडिशनल खर्च करने पड़े हैं, ठीक है, हम एलोकेटेड या एब्जॉर्प्शन को नहीं मानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये बताओ कि उस होटल को बनाने के से या उस स्टील प्लांट को लगाने से कितने ओवरहेड एग्जैक्टली अमाउंट में बढ़ रहे हैं, उसको बताओ, ये मत बताओ कि ना एब्जॉर्प्शन किस रेट से कर रहे हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो आप कॉस्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंट्स में करते रहना, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर केवल क्या कंसिडर करना है, कितना कैश गया, सिंपल बात ये। बोले ये तो ओवरहेड्स तो आप, अच्छा वैसे ये फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, सारा का सारा पता है आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आप क्या करते हो, ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन देखते हो। अब ये 1 लाख के ओवरहेड्स ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड कहलाते हैं, ये प्री डिटरमाइंड लेबर आवर्स कहलाते हैं, और ये जो 5 पर आवर रेट आई है इसे बोलते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया इसका। चलो इसका रेलेवेंट कॉस्ट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ विजिट, ईच विजिट विल टेक 2 आवर्स टू मेक। तो एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो 2 घंटे लेगा बनने के अंदर। फिक्स ओवरहेड आर अपॉर्शनड, अभी क्या पढ़ा आपने, एलोकेटेड, ध्यान रखना, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपॉर्शनमेंट, ये सब है ना, आपको अगर याद आ रहा हो तो F2 F5 में अगर आपने देखा हो तो ये सब किसके वर्ड्स होते हैं, ओवरहेड्स एलोकेशन के वर्ड, एलोकेशन भी आ सकता है, एलोकेटेड या एलोकेशन वर्ड भी यूज ले सकते हैं, रिकवरी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, चार्जिंग भी यही होता है, ठीक है ना। ये सब आपने उधर ही पढ़े होंगे एक जगह पे, तो ये सब इग्नोर करने हैं हमें, ठीक है, तो ये इग्नोर हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं।
इफ द न्यू विजिट्स आर प्रोड्यूस द कंपनी विल हैव टू एम्प्लॉय एडिशनल सुपरवाइजर एट अ सैलरी ऑफ 15,000. द कंपनी प्रोड्यूस 10,000 विजिट्स पर एनम. रिलेवेंट कैश फ्लो निकालना है. बताओ. अब देखो ये जो फालतू पॉइंट दे रखा है अपॉर्शन्ड लेबर, ये जो पर लेबर आवर दे रखा है, ये तो इग्नोर कर दो. क्यों? क्योंकि तो अपॉर्शनमेंट की बात कर रहा है. अब ये भी पढ़ा हमने, ठीक है, ये तो बेकार चीज है. हाँ, लेकिन एडिशनल सुपरवाइजर हमें रखना पड़ेगा अगर कंपनी को नया इक्विपमेंट बनाना है तो. और उस सुपरवाइजर की सैलरी जो आएगी वो कितनी आएगी? 15,000. ठीक है, तो हमारे लिए केवल रिलेवेंट कैश फ्लो कितना है? 15,000. अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, कंपनी विल प्रोड्यूस 10,000, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से. सॉरी, ऐसा करेंगे, देखो बोलेंगे कि 2 आवर्स टू मेक, तो कई स्टूडेंट है ना बोलेंगे 10,000 विजिट्स बनाओगे तो एक विजिट में 2 घंटे लगेंगे, तो बोलेंगे 20,000 आवर्स खर्च होंगे और एब्जॉर्प्शन रेट कितनी है? 1. तो 20,000, तो कई स्टूडेंट बोलेंगे 20 + 15 35,000 रिलेवेंट कैश फ्लो है. लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ये कॉस्टिंग का पार्ट हो जाएगा. फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केवल कितना कंसीडर होगा? 15,000 कंसीडर होगा. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो जरा. इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, है ना. खुद ट्राई करने का मतलब क्या होता है, आप इस वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आप खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को. चलो, होप कि आपने इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखा होगा इस क्वेश्चन को. तो कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन आइटम ऑन इक्विपमेंट दैट वुड कॉस्ट 1,60,000. A technical feasibility study have been carried out by the consultant at a cost of 15,000 into benefits from investing in the equipment. मतलब कंपनी सोच रही है कि एक इन्वेस्टमेंट करा जाए 1,60,000 का, ठीक है, और उसके लिए फिजिबिलिटी एनालिसिस. फिजिबिलिटी मतलब कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है. जैसे टाटा ने नैनो कार बनाई, ठीक है, तो नैनो कार बनाने से पहले अपने इंजीनियर से बात करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराई कि यार ये 1 लाख की जो कार है ना वो आ सकती है या नहीं आ सकती मार्केट के अंदर, ज़रा चेक करो. ठीक है, तो इंजीनियर सारे के सारे चेक करने बैठ गए भाई. डिज़ाइंस जो है उल्टा सीधा करने लग गए कार का, ठीक है, इंजन आगे पीछे करने लग गए, ठीक है, और उन्होंने फिर बॉडी को हल्का करना सोचा, फाइबर जो है वो थोड़ा हल्का लगाने का सोचा. तो ये सब फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं वो सब, ठीक है. और फिजिबिलिटी एनालिसिस में इस तरीके से $15,000 का खर्चा हो गया, ठीक है. तो स्टडी हुई, तो बताओ ये अब काम की है या नहीं है? ये स्टडी की जो कॉस्ट है ये इररिलेवेंट है क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट हो गई है? संक कॉस्ट हो गई है. क्यों सर संक कॉस्ट क्यों हो गई है? क्योंकि अब ये आपको पैसा कभी भी रिकवर नहीं होने वाला, ठीक है. अभी ध्यान रखो, आपने 1,60,000 लगाए नहीं है, लगाने का सोच रहे हो, लेकिन 50,000 तो आप खर्च कर चुके हो, ठीक है. इट इज एस्टिमेटेड दैट द इक्विपमेंट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड एनुअल प्रॉफिट. अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट अकाउंट्स का वर्ड होता है या फिर किसका वर्ड होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो जो वर्ड होता है वो कैश फ्लो होता है. प्रॉफिट तो एक अकाउंट्स का वर्ड होता है. तो बोल रहा है कि हर साल जो प्रॉफिट होगा इक्विपमेंट से वो 8,000 होगा. और प्रॉफिट देखो इसने कैसे निकाला है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 40,000 का, और फिक्स कॉस्ट का शेयर माइनस करने के बाद एनुअल चार्ज ऑफ 25,000 फॉर अ शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी. एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट मतलब ये नई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये पुरानी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन उसका शेयर मतलब अपॉर्शन एब्जॉर्प्शन वगैरह वो किया है कंपनी ने. तो ये 8,000 है ना, इन दोनों को माइनस करने के बाद आया है. तो भैया अपन को पता है कैश फ्लो जब निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस नहीं करते, उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं. टैक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है. तो जो डेप्रिसिएशन माइनस है उसको वापस से क्या कर दो, ऐड बैक कर दो. भाई इसमें लिखा है ना साफ साफ, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन 40,000 का. और हम ये भी लेस नहीं करते, ये जो इसने ओवरहेड्स लेस करे हैं ये ओवरहेड्स है ना, फिक्स कॉस्ट, ठीक है. तो ये जो फालतू में इसने शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट लेस किया है उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा. तो 48 + 25 तो रिलेवेंट कैश फ्लो कितना है क्वेश्चन में? 73,000.
होप कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कैसे निकाला हमने, तो इसका आंसर इस तरीके से दे रखा है, आप देख सकते हो। और रेलेवेंट कॉस्ट ये तो है ही 1,60,000 जो हम अभी इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर, तो ये 15,000 बेकार है। डेप्रिसिएशन बेकार है, इसने फालतू में लेस कर दिया, ठीक है, तो लेस कर दिया तो उसको ऐड बैक कर देंगे। और ये जो ओवरहेड्स थे वो लेस कर दिया तो उसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये दोनों रेलेवेंट कैश फ्लो हो जाएंगे। एक तो 160 जो हम खर्च करने वाले हैं और 73,000 जो मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट रुको। इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये क्या कह रहा है। पेबैक अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पेबैक मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट क्लास में हम पेबैक ही डिस्कस करेंगे। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लो टू बी कंसिडर इन अ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। बताओ इनमें से कौन सा रेलेवेंट कैश फ्लो है। क्या मार्केट रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड ये रेलेवेंट है क्या? नहीं, ये तो संक कॉस्ट है। इसको छोड़ते हैं, पहले सी देखो, एलोकेटेड ओवरहेड्स जो नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट की वजह से इनकर्ड नहीं हो रहे हैं, वो तो पहले ही हो रहे थे, बस हमने एलोकेट कर रहे हैं, खर्च को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी इग्नोर हो जाएंगे। टैक्स में जो डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन तो वैसे भी हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी इग्नोर ही होता है, नॉन कैश आइटम होता है। एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटेड, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा इसलिए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, ये कंसिडर होगा नहीं होगा? ये तो होगा ही, ठीक है भाई। एडिशनल टैक्स एक एडिशनल एक्सपेंडिचर है, उसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा हमें। अगर हम एक प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हैं तो उस पर जो हमें प्रॉफिट होगा उसमें आप टैक्स कंसिडर नहीं करोगे, फ्यूचर के अंदर जो टैक्स हमें पे करना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, वो तो कंसिडर होगा ही, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गारफील्ड पीएलसी इज कंसिडरिंग वेदर टू एंटर इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। द मशीन विच विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परचेज 7 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ 80,000। क्या बोल रहा है? कितने साल पहले आपने मशीन खरीदी थी? 80,000 की, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि एक ये नया प्रोजेक्ट डालने का सोच रहा है, ठीक है, और उसमें एक मशीन काम में आ सकती है, जो मशीन हम ऑलरेडी परचेज कर चुके थे 7 साल पहले 80,000 में, तो ये कंसिडर होगी क्या 80,000? ये तो फालतू की कॉस्ट है सर, संक कॉस्ट है। उस एसेट की लाइफ 10 साल थी, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगा। द मशीन हैज एन आइडल फॉर सम टाइम एंड इट इज नॉट यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी स्क्रैप एंड सोल्ड इमीडिएटली फॉर एस्टिमेटेड 5,000। क्या बोल रहा है? मशीन जो है वो काफ़ी टाइम से आइडल पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम आइडल रही है, आइडल मतलब खाली रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर उसे उस मशीन मतलब इस मशीन को हम किसी इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो ये मशीन ख़राब हो जाएगी और इसको हम बेच सकते हैं कितने में? 5,000 के अंदर। बताओ ये 5,000 कंसिडर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इस मशीन को काम में नहीं लिया गया तो हम क्या करेंगे? इस मशीन को बेच देंगे, क्योंकि हम अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मशीन शायद काम में आ जाएगी, मतलब आई जाएगी, लिखा ही है। तो क्योंकि मशीन काम में आ जाएगी तो हम नहीं बेच पाएंगे, जो 5,000 जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, तो 5,000 हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई समझो, वापस समझो, ये जो मशीन है, मशीन हम इस प्रोजेक्ट में काम में लेंगे तो हम बेच नहीं पाएंगे, तो वो कितने में बेच सकते थे? 5,000 में, तो वो नहीं बेच पाएंगे, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट द मशीन वुड हैव बीन नो वैल्यू एंड इट वुड हैव बीन डिसमेंटल्ड एंड डिस्पोज ऑफ अ कॉस्ट ऑफ 1,500।
इस प्रोजेक्ट में मशीन को इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, एक तो हमें 5000 तो वो मिलेंगे नहीं, पहली बात तो है, क्योंकि हम मशीन को इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे नहीं आज। प्लस मशीन को जब हम पूरा इस्तेमाल कर चुके होंगे इस प्रोजेक्ट में, तो मशीन से कुछ पैसा नहीं मिलेगा बेचने पे, उल्टा मशीन को डिसमेंटल करने की, डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट आएगी, और वो कॉस्ट कितनी होगी? 1500। मतलब अगर हमने मशीन को आज हमने यूज किया तो हमें दो नुकसान झेलने पड़ेंगे। पहला नुकसान कि एक तो हम उस मशीन को नहीं बेच पाएंगे 5000 में, प्लस बाद में उस मशीन को हमें निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, डिसमेंटल करवाना पड़ेगा, और उसके लिए कॉस्ट आएगी 1500 की अलग से। तो पता है हमारी जो रिलेवेंट कॉस्ट है वो कितनी बन जाएगी? 6500। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दो, वो तो अभी हम पकड़ ही नहीं रहे, उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो उसको तो हम यहाँ पे छू भी नहीं रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिक्स है पेबैक पीरियड से, तो पहले आप इतना पढ़ लीजिए, फिर हम पेबैक पीरियड जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।